गुड मॉर्निंग। आज हम पटना या कंपनी चित्र शैली के बारे में चर्चा करेंगे। यदि हम भारतीय कला का सिंहावलोकन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक युग में कला को एक विशिष्ट शैली तथा रूप प्रदान किया गया है। भारतीय अतीत के विभिन्न युगों ने कला क्षेत्र में जगत प्रसिद्ध अजंता, जैन, राजस्थानी, मुगल तथा पहाड़ी चित्र शैलियों में नित्य नवीन व असाधारण सौंदर्य तथा अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण कलाकृतियाँ प्रदान की है। इसी क्रम में 19वीं शताब्दी के छोटे से कालांश ने भारत को कंपनी चित्रण शैली देकर भारतीय कला क्षेत्र में श्रीवृद्धि की है। इस शैली का ऐतिहासिक उद्भव उस युग में होता है जब भारत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों की एक व्यापारी मंडी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अस्तित्व बना चुकी थी और इसी की आड़ में अंग्रेजी सत्ता ने भारत के सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में अपनी जड़ें जमा ली थी और 19वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश तक भारत पूर्ण रूप से अंग्रेजों के स्वामित्व में आ चुका था और छोटे बड़े राजा, महाराजा तथा नवाब आदि अपनी हीन आर्थिक दशा में निर्वाह कर रहे थे। ऐसी दशा में अनेक आश्रित कलाकार निराश्रित हो गए तथा जीविकोपार्जन हेतु नए आश्रय पाने के लिए अन्य स्थानों पर चले गए। इस प्रकार कलाकारों का निष्कासन कोई नया या आकस्मिक नहीं था। इससे पूर्व भी शाहजहां के राजकाल के अंतिम दिनों से ही मुगल दरबार को एवं औरंगजेब द्वारा कला में अधिक रुचि न लेने और मुगल साम्राज्य के पतन के कारण भी बहुत से कलाकार लखनऊ, हैदराबाद, निकोड़ा, पूना, बनारस, मथुरा, मैसूर, तंजौर और लाहौर के आसफ अली खां जैसे सुसंपन्न व्यक्ति राजपूताना, अवध तथा बीजापुर के स्थानीय दरबारों में आश्रित हो गए और अपने चित्रण कार्य को जारी रखा। इस समय अंग्रेजों की व्यापारिक कंपनी के व्यापारियों तथा अन्य उच्चाधिकारी वर्ग का समर्थन कलाकारों को मिलता रहा, जिन्होंने इनको अर्ध यूरोपीय ढंग पर लघु चित्र, व्यक्ति चित्र तथा अन्य कलाकृतियां बनाने के लिए प्रेरित किया। कुछ कलाकारों ने नवाब मुर्शिदाबाद के पास संरक्षण लिया जो 40 वर्षों तक चलता रहा और कालांतर में अफगान, मराठा, रुहेल और जाट आक्रमणों के कारण तथा कंपनी के झगड़ों आदि के कारण नवाब की स्थिति खराब होने से कलाकारों का संरक्षण भी समाप्त हो गया और ये कलाकार पटना और कलकत्ता आ गए। इंग्लैंड के दो भूदृश्य चित्रकार थॉमस डैनियल व टिली कैटल सन 1826 से ही अनेक वर्षों तक भारत का भ्रमण करते रहे। उन्होंने भारतीय विषयों का ब्रिटिश शैली में चित्रण किया। इनके चित्रण ने तत्कालीन भारतीय परंपरावादी कलाकारों को भी प्रभावित किया। सबसे पहले अंग्रेज चित्रकार टिली कैटल ही भारत आए थे, उसके बाद अनेक कलाकार आए। इस शैली की सर्वप्रथम खोज 1946 में पीसी मानक ने की और किसी शिवलाल चितेरे के चित्र पटना शहर में उन्होंने ढूंढ निकाले थे। तत्कालीन पटना प्रत्येक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण अंग्रेजी प्रशासन तथा व्यापार का विशिष्ट केंद्र बन गया था। यहाँ के धनाढ्यों, अंग्रेज व्यापारियों तथा पदाधिकारियों के आश्रय में ये कलाकार एंग्लो इंडियन स्टाइल में चित्रण करते थे, यानी अर्ध यूरोपियन ढंग से पूर्व पाश्चात्य मिश्रण के आधार पर पशु पक्षी, प्राकृतिक चित्र, लघु चित्र, भारतीय जीवन से संबंधित जिसमें अंग्रेजों के अधीनस्थ भारतीय दासों एवं सेवकों के दीनहीन जीवन का प्रकटीकरण किया गया है एवं अपने और पारिवारिक लोगों के व्यक्ति चित्र बनवाए। यह चित्र विदेश
इंग्लैंड तथा अन्य पाश्चात्य देशों में भी भेजे जाते थे। यही नहीं, भारत में पाश्चात्य कला को बढ़ावा देने के लिए अनेक अंग्रेज अधिकारी अपने साथ चित्र एवं फोटो भी लाते थे और भारतीय कलाकारों को उन कलाकृतियों का अनुकरण तथा उनमें निहित शैली को अपनाने का भी आदेश देते थे। पाश्चात्य चित्र यथार्थवादी वास्तविकता से प्रेरित तथा सजीव होते थे। उनमें गहराई, उभार, वस्त्रों का यथार्थपूर्ण अंकन, आकृतियों में रंगों के विशेष प्रयोग द्वारा छाया प्रकाश, लाइट शेड तथा आकृति परक ठोसपन का आभास, विस्तृत वर्ण विधान, यथार्थवादी रंग योजना के लिए कलर वॉश तथा रेखाओं के विविध ढंग, पौने दो चश्म की प्रचुरता, आकृति प्रायः निचले क्षितिज तल के सम्मुख स्थित होती थी। क्योंकि ये चित्र कंपनी अधिकारियों द्वारा बनवाए जाते थे तथा इसका मुख्य केंद्र पटना होने के कारण इस शैली को कंपनी शैली एवं पटना शैली पुकारा गया। इस शैली को कंपनी शैली नाम राय कृष्ण दास ने दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अफसरों के यूरोपियन चित्रों के प्रति मोह ने पटना में इस नवीन मिश्रित शैली को जन्म दिया। तत्कालीन आश्रयदाताओं ने भी विदेशी चित्रों की नकल के लिए कलाकारों को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार के अनेक चित्र पटना संग्रहालय तथा विदेशी कला दीर्घाओं में संग्रहित हैं। कंपनी शैली की मुख्य अध्येता मिसेज आर्चर के मतानुसार पटना चित्रण शैली तो कंपनी शैली की एक उपशाखा है, किंतु कला की दृष्टि से कोई प्रमुख या पृथक शैली नहीं है, क्योंकि कला का यह आंदोलन पटना तक ही सीमित नहीं था। इसका प्रचार व्यापक रूप में बंगाल से पंजाब तक, उत्तरी भारत, दक्षिण में महाराष्ट्र तथा पश्चिमी घाट तक, पश्चिम में सिंध तथा नेपाल तक भी विस्तृत था। इसका प्रचार मुख्यतः पटना केंद्र से वाराणसी, आगरा, दिल्ली, जयपुर, तंजौर, सतारा, पूना आदि स्थानों पर हुआ। अवर्णीय रंगतों, स्याह कलम का प्रयोग इस शैली की प्रमुख विशेषता है। इस शैली में यूरोप, मुगल एवं राजस्थानी कला का समन्वय हुआ। फिरका चित्रों के अतिरिक्त अभ्रक, कागज तथा हाथी दांत के फलकों पर चित्र बने। पिक्चर पोस्ट कार्ड की भांति चित्रों के सेट विक्रय हेतु बनाए जाते थे, जिन्हें फिरका कहा जाता है। सेट में 10, 12 या 14 चित्र होते थे। चित्रों की मांग बढ़ने से स्तर घटिया हुआ। बाद में पूर्ति हेतु छापाखाना स्थापित कर चित्र छापने प्रारंभ किए गए। कला के इस आंदोलन ने राजस्थान में भी दस्तक दी थी, जहां राजस्थानी तथा यूरोपीय कला तत्वों का समायोजन हो गया था। फलस्वरूप महाराजा सवाई जगत सिंह के राज्यकाल में यूरोपीय लैंडस्केप, आकृतियों तथा वर्ण विधान ने राजपूती कला की पुष्ट परंपरा को तोड़ दिया था। साहिब राम के समकालीन अनेक चित्रकार विदेशी प्रभाव में खो गए थे। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय तथा सवाई राम सिंह के राज्यकाल में 2 दरबारी चित्रकार पाश्चात्य शैली में ही चित्रण कर रहे थे। राजस्थान के अतिरिक्त गढ़वाल में भी इसका प्रभाव हुआ था। सन 1816 ईस्वी में गढ़वाल ब्रिटिश सेना के आधिपत्य में आने पर गढ़वाल शैली के प्रमुख चित्रकार मौलाराम के पुत्र ज्वालाराम तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों ने अंग्रेज कमिश्नर की नौकरी कर ली तथा परंपरागत चित्रण छोड़कर यथार्थवादी ढंग पर पक्षियों के चित्र तथा टॉपोग्राफिक चित्र तैयार करने लगे। इस प्रकार जहाँ जहाँ यूरोपीय शैली की लहर पहुंची, वहाँ उसने स्थानीय तत्वों के साथ मिलकर एक नए रूप में विकास किया। ये स्थानीय तत्व आरंभ में प्रधान रहे, किंतु बाद में ये गौण हो गए। पटना एवं कंपनी शैली के प्रमुख विषयों में व्यक्ति चित्र, पशु पक्षी एवं साधारण लोगों के व्यक्ति चित्र थे। पशुओं में मुख्यतः हाथी एवं घोड़ों या उसकी सवारियों को अंकित किया गया था। जनसाधारण के विषयों में मछली बेचने वाली, टोकरी बुनने वाली, चक्की वाली, लुहार, दर्जी, सेविका, मिट्टी के खिलौने बनाते एवं बेचते आदि को चित्रित किया।
चित्रकारों ने मांग के आधार पर अबरक के पत्रों पर अत्यंत सूक्ष्मांकन युक्त लघु चित्र चित्रित किए। इसके अतिरिक्त हाथी दांत फलकों एवं कागज पर भी चित्रों का निर्माण किया। स्त्रियों के अधिकांश व्यक्ति चित्र लाइफ मॉडल को देखकर नहीं बनाए गए, वरन वह काल्पनिक स्त्री आकृतियों के टाइप पोर्ट्रेट्स थे जो पाश्चात्य चित्रों के आइडियल पोजेज के आधार पर बने थे। व्यक्ति चित्रों में चेहरा तो जीवित व्यक्ति को देखकर बनाया जाता था और निचला भाग काल्पनिक रूप से। यह बात स्मरणीय है कि कंपनी शैली की विशेषताएं सर्वत्र सामान्य नहीं थी, अतः इसके चित्रों में न तो भारतीय परंपराओं का ही निर्वाह हो पाया, न ही विदेशी शैली का पूर्ण रूप से अनुगमन। इस प्रकार पटना शैली के चित्रों में मुगल शैली एवं यूरोपीय कला शैली का सम्मिलित प्रदर्शन है। पटना शैली के चित्रों में रेखांकन में कठोरता झलकती है और भावोद्दीपन की कमी है। चित्रों में प्रयुक्त रंग भी फीके थे, जिनमें भूरे, हरे, गुलाबी और स्याह रंग हैं जो आकर्षक नहीं लगते थे। चित्रों की रचना सामान्यतः तेल या जल रंगों में होती थी। प्रमुख चित्रकार 19वीं शताब्दी को पटना शैली के उत्थान का समय माना गया है। इस समय में पटना शैली के चित्रकारों में सेवक राम का नाम प्रमुख है। लाला ईश्वरी प्रसाद, जो कलकत्ता आर्ट स्कूल के भूतपूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे, के पिता शिवलाल भी पटना शैली के वंश परंपरागत चित्रकार थे। इनके अतिरिक्त सन 1830 ईस्वी से 1950 ईस्वी के मध्य हुलास लाल, जयराम दास, झुमक लाल, फकीर चंद आदि चित्रकार कार्य करते थे। ईश्वरी प्रसाद पटना कलम के अंतिम कलाकार बताए जाते हैं। कैमरे के आविष्कार से यह शैली क्षीण पड़ गई और 1860 में चित्रों की मांग कम हो गई। विषय, जैसे कि पूर्व में बताया गया, इसके विषय अधिकतर भारतीय जनजीवन, धार्मिक कथाएं, देवी देवता, व्यक्ति चित्र, अंग्रेजों के दबदबे वाले दृश्य, नृत्य गान, प्रकृति चित्रण, जनसाधारण जैसे मछली बेचने वाली, टोकरी बुनने वाले, चक्की वाले, लोहार, दर्जी, सेविका आदि से संबंधित रहे हैं। कलाकारों ने दैनिक जीवन की घटनाओं व कार्यकलापों को चित्रित कर बाजार में सस्ते दामों में बेचना आरंभ कर दिया था। पटना या कंपनी शैली के चित्रों की विशेषताएं। कंपनी शैली या पटना शैली यूरोपीय शैली एवं मुगल शैली से प्रेरणा पाकर ही जन्मी, यानी मुगल तथा यूरोपीय शैलियों के यथार्थवादी तत्वों के सम्मिश्रण से, जिसमें छाया प्रकाश द्वारा चित्र में वास्तविकता, गठनशीलता एवं उभार दिखाने का प्रयास किया गया। चित्र की खुलाई मुगल पद्धति जैसी बारीक रेखाओं द्वारा की गई। वस्त्र तथा आभूषण की डिज़ाइन बारीकी से दर्शाई गई है, लेकिन सन 1857 ईस्वी के करीब पर्दाज दर्शाने का मुगलिया माध्यम त्याग दिया गया और रंग को पानी या तेल माध्यम से गहरा हल्का फैलाकर छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न किया गया। चित्र प्रायः छोटे छोटे ही बनाए गए, जिसके लिए कागज तथा हाथी दांत की पट्टियों का प्रयोग किया गया। इन पर टेम्परा चित्रण न करके जल रंग एवं तेल रंग में चित्रण हुआ। विदेशी कागज का इस्तेमाल इसकी विशेषता थी। भारतीय लोगों को विभिन्न प्रकार की वेशभूषा पहने तथा रहन सहन का चित्रण हुआ है। लघु चित्रों की भांति एक ही प्रकार या एक ही ढंग का चित्रण नहीं किया गया, बल्कि जन समाज में मिलने वाली भौतिक संस्कृति की विविधता चित्रों में उभरकर दर्शित है। प्रारंभ में प्रकृति चित्रण को यथार्थवादी ढंग से चित्रित किया है, किंतु उसमें भी अलंकारिकता का पुट देखने को मिलता है। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक आधार पर दर्शाने का प्रयत्न किया है। आकृतियों के प्रायः 1.5 चश्म चेहरे चित्रित हैं। कंपनी शैली के चित्रों में अनुकृत पोत को विशेष रूप से दर्शाया गया है। चित्रों की प्रतिकृतियां बनाने का भी प्रचलन था। बड़ी महीन रेखाएं बनाई गई हैं। परिप्रेक्ष्य छाया प्रकाश का भी वैज्ञानिक पद्धति से प्रयोग किया गया है।
विदेशी प्रभाव से लिथोग्राफ, एनग्रेविंग्स, वुडकट से छपे चित्र व्यापारिक स्तर पर बनने लगे थे। कंपनी शैली के चित्र प्रायः 8x6 आकार के बने, बड़े चित्र 22x16 आकार के हैं, छोटे चित्र ही यहाँ अधिक बने। प्रारंभ में छाया लगाने का कार्य स्टिपलिंग यानी पर्दाज के माध्यम से दिखाया जाता था। मुगलिया चटाई वाली पर्दाज, मुर्शिदाबाद वाली दिमकी एवं पटना की यव वाली पर्दाज चित्रों में प्रयुक्त होती थी, लेकिन पर्दाज के इन अंदाजों को सन 1857 के करीब पूरी तरह छोड़ दिया गया था और रंग को पानी या तेल माध्यम से गहरा हल्का फैलाकर छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न किया जाता था। राजा रवि वर्मा कंपनी शैली के प्रथम प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे, जिन्होंने यूरोपीय तकनीक में भारतीय विषयों का चित्रण किया। इस प्रकार राजनैतिक व आर्थिक संबल मिलने के कारण पटना शैली पटना में विकसित हुई, किंतु बाद में अंग्रेजी सत्ता के आने पर यह देश के अनेक भागों में फैली एवं पनपी। पटना शैली से संबंधित हमारा यह टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे भी समय समय पर मैं इस प्रकार की जानकारी आपको देती रहूँगी, सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।